बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, ऑपोजिशन ने आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन सामने ले आए हैं और स्पीकर को वो जमा करवा दी है। अब इसके बाद स्पीकर ने करना क्या है? स्पीकर ने 14 दिन के अंदर अंदर इस मामले को इस हवाले से एक सेशन रखना है जो कि आर्टिकल 54 समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट की बात आती है, और आर्टिकल 54 के क्लॉज नंबर 3 में कहा जाता है, ऑन अ रिक्वेजिशन signed by not less than 1/4 of the total membership of National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such a time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the Speaker has summoned the Assembly, only he may prorogue it. इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन जमातें यकजा होकर सामने लेकर आ रही हैं, और अब 3.5 साल में पहली दफा ऐसा मालूम होता है कि ऑपोजिशन जमातें किसी भी तरीके से स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो बुलडोज करने को तैयार है। इस्लामाबाद तक आज अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला रवा दवा है। थोड़ी देर पहले फैजाबाद के ऊपर वो अपने जियालों से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले कोई 6:30 बजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब ने यह बड़ा वाज़ेह कर दिया कि अब हम इमरान खान को इस कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। इंटरेस्टिंगली हुकूमत बड़ी सुकून में नजर आ रही है। एक तरफ पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वह सबसे बड़ी सियासी हलचल होते हुए दिखाई दी सुबह से, स्पेशली इसलिए क्योंकि जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप कल जब हम शो कर रहे थे तो उस टाइम पर भी, उससे पहले भी वो दोनों यकजा हुए थे। अनाउंसमेंट की थी कि अब जहांगीर तरीन साहब के हाथ में ये डिसीजन है, और यहाँ सीएम शिप की टग ऑफ वॉर भी शुरू हो चुकी है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आर्टिकल 95 क्लॉज नंबर 3 अ रेजोल्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 जो कि कहता है कि 20% जो है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट कराएगी, शैल नॉट बी मूव इन द नेशनल असेंबली व्हाइल द नेशनल असेंबली इज कंसिडरिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट सबमिटेड टू इट इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसकी वजह से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामले को डिले किया जाए। ऑपोजिशन ये कह रही है कि फौरी तौर पर किया जाए। आज 8 तारीख से अगर आप 14 दिन आगे लगाएं तो 20 के करीब 22 के करीब ये तारीख बन रही है, और 22 तारीख को एक बड़ा अहम मामला इस्लामाबाद में ही हो रहा होगा, और वो होगा OIC का इजलास, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद क्राउन प्रिंस सऊदी अरब MBS भी तशरीफ लेकर आएंगे। उसके बाद आती है 23 मार्च की परेड, एंड उस परेड के अंदर भी चाइना से बहुत अहम कंटिंजेंट हमारे यहाँ पर मौजूद होगा। डिग्नेटरीज भी मौजूद होंगी जो कि इस 23 मार्च की परेड को देखेंगी। बड़ा नाप तोल के, बड़ा मेजर करके ऑपोजिशन ने यह काम किया है। मंझे हुए सियासतदानों पर मुहित ये ऑपोजिशन क्या हुकूमत के तमाम जो इरादे हैं उनको मुतजलजल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ रूल्स ऑफ एंड प्रोसीजर्स एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007 की बात करें तो रूल नंबर 37 की तरफ जाते हैं। रेजोल्यूशन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दिया जाए तो पहले तो अ नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 95 दी जाएगी इन राइटिंग, जो कि दी जा चुकी है। पहले 86 की बात की जा रही थी मेंबरान की, उसके बाद फिर कुछ और लोग भी मिल गए, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कवानीन तो बड़े हमारे सामने वाजे हैं। आर्टिकल 55, आर्टिकल 95 रूल्स जो है कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली के, उसका रूल नंबर 37 बड़े वाजे तौर पर हमें तमाम चीजें बता रहे हैं। लेकिन अगर जरा थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ भी रुख करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून में जो चीज मौजूद है वो जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करते हैं तो कामयाबी होती है या नहीं होती है। माजी में जब भी तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ लाई गई तो अपोजिशन को नाकामी ही से हमकिनार होना पड़ा। नवंबर 1989 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई जो 12 वोटों से बड़े वाज़े तौर पर नाकाम हुई। उसके बाद 2006 के अंदर शौकत अजीज के खिलाफ यह तहरीक लाई गई जो कि 33 वोटों से नाकाम हुई। नॉट जस्ट दैट,
जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो लाई गई वो एक बार कामयाब हुई थी, वो भी सिर्फ स्पीकर के लिए, जो 26 मई 1986 की बात है, जो इस वक्त के स्पीकर थे फ़खर इमाम साहब, उनके खिलाफ। एंड देन 2019 के अंदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, वो भी नाकाम हो गई थी। तो कानून और आइन तहरीक अदम एतमाद की इजाजत देता है, लेकिन मामला यह आता है कि क्या तहरीक अदम एतमाद वाकई में कामयाब होती है या नहीं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पंजाब असेंबली के अंदर भी खलबली है और यहाँ वफाक के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर सब ने रुख किया हुआ है। बुज़दार साहब भी आ गए, बुज़दार साहब ने पेशकश भी की कि मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन अलीम खान साहब कबूल नहीं है उन्हें सीएम के तौर पर। हाँ, चौधरी बरादरान में से परवेज़ इलाही साहब उनको कबूल हैं। परवेज़ इलाही साहब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, चौधरी बरादरान की PMLQ की इंपॉर्टेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और उसका फ़ायदा वो किस रुख जाकर उठाएंगे ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है कि हमें यकीन है ना कि इतने लोग आ चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया जाए, इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। खाली हवा में तीर नहीं चलाया अपोजिशन ने भी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर PMLN हैं, सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कमर जमा कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया कमर जमा कायरा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सईद अकबर नवानी साहब जो कि मेंबर हैं तरीन ग्रुप के, बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। लास्ट टाइम भी जब तरीन ग्रुप के अंदर खलबली मची थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अलहदगी के आसार नजर आने लगे थे, तो नवानी साहब बड़े इंपॉर्टेंट और कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पंजाब असेंबली के हालात हम आपसे भी जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही मैं आऊँगी। इतनी श्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, और इंटरेस्टिंगली जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई और जिस दिन ये रिक्वेजिशन सबमिट करवाई गई, उसी दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस्लामाबाद पहुंचना था। ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन वाकई में सारे एक पेज पर हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक कि शायद पीपल्स पार्टी का धरना अलग और 23 मार्च का जो PDM का जलसा है वो अलग होगा, या लॉन्ग मार्च अलग होगी। इज द ऑपोजिशन unbreakable now against government? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनिका बीबी। गुजारिश ये है कि इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि मैं ये कहूँगा कि अवाम और अपोजिशन दोनों एक पेज पर हैं। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, तो आपको याद होगा कि जब PDM बनी थी तो उसका एक मुश्तरका एलामिया जो जॉइंट कम्युनिके रिलीज़ किया गया था, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर अदम एतमाद भी रखी गई थी। ये अब कोइंसिडेंस है, इसको इत्तफाक कह लें या कुदरत का, जैसे आज जरदारी साहब ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुदरत के फैसले भी कुछ होते हैं कि ये डेट्स कुछ कोइंसाइड कर गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी प्लान किया गया था, क्योंकि 2020 का वो एलामिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ फैसले जो होते हैं वो अल्लाह, हर फैसला ही अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो होती है उससे इसको तक़वियत मिलती है कि इंशाल्लाह अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्लान करके ये डेट्स को कोइंसाइड किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि माजी के अंदर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो देयर इज नो प्रेसिडेंट कि किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जाए और वो कामयाब हुआ। स्पीकर के खिलाफ एक दफा हुआ था, लेकिन उसके अलावा देयर हैज बीन नो प्रेसिडेंट। हाउ आर यू सो श्योर, या ऑपोजिशन इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि ये वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये तो किसी तरीके से कामयाब होगा ही होगा? ये इसलिए यकीन से कह सकते हैं कि जो माजी में आपने प्रेसिडेंट्स की बात की, तो अगर प्रेसिडेंट्स नहीं थी तो इंशाल्लाह ताला अब प्रेसिडेंट्स बनने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि माजी में आप देखिए कि जो ये ठीक आपकी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ख़ुसूसन जबकि
जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी जो पार्टी है यानी पीटीआई, उसके अंदर तो आप देखें ना एक खलफशार और इंतशार फैल चुका है, और हर रोज क्या हर एक घंटे के बाद एक नया धड़ा सामने आ रहा है। तो वो तो खुद मुतमिन नहीं है, यानी हुकूमत में जो हैं, जो हुकूमत का हिस्सा थे वो मुतमिन नहीं है हुकूमत से, और उनके अपोजिशन से राब्ते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि पिछले 3.5 साल में इस हुकूमत ने गरीब को गरीब तर किया, अमीर को अमीर तर किया है, और महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इस पर कंट्रोल करने में, कमी करने में वो बुरी तरह नाकाम हुई। और जहाँ तक खारजा उमूर और पॉलिसी की बात अगर करें, तो उसमें भी आप देख लीजिए कि आज पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला गया पकड़ के। आप बात करते हैं जी हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी, आप जब इंडिया जो एक अग्रेसर है, जब वो कश्मीर में मजालिम करता है, उस पर तो हमें बहुत तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए। हम समझते हैं कश्मीर हमारी शरग है। जब वहाँ ख़वातीन पर वो फौजी टैंक और बंदूकों के साथ चढ़ दौड़ते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। वो हम उसको जारहियत कहते हैं, मजालिम कहते हैं। तो क्या जो रूस ने किया है यूक्रेन पे, और मासूम बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन जिस तरह वहाँ हलाकतें हुई हैं, उसकी क्यों नहीं हम मजम्मत करते जी? उस पर हम रूस के बिल्कुल खामोश उंगली रख के बैठे हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पिछले 3.5 सालों में कोई एक चीज मुझे बता दे कि जिस पर हुकूमत क्रेडिट ले सके कि हाँ, मैंने डोमेस्टिकली एक कॉमनर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए कायदे आजम ने ये जदोजहद की थी, उसके लिए मुझे बता दें क्या रिलीफ दिया गया। राइट। अच्छा, और खारजा उमूर पर भी आप इन आइसोलेशन में चले गए। तो इसलिए हम समझते हैं कि इन हालात में अगर अपोजिशन अदम एतमाद ना लाए, तो फिर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। राइट। अच्छा, आसिफ किरमानी साहब, आपने 3.5 साल की बात की। रियाज फतेहाना साहब, पिछले 3.5 साल जो है तकरीबन आप लोगों के लिए बड़े स्मूथ सेलिंग के साथ गुजरे हैं, को बहुत अमन अमान रहा है, बहुत ज्यादा मसले नहीं हुए, बल्कि इत्तेहादी भी आपके साथ, ऑपोजिशन भी हल्की फुल्की टुक टुक करती रही। लेकिन अब आकर पूरे जोर शोर के साथ ऑपोजिशन करने को तैयार है। लेकिन मसला उधर से आता है, जब बाहर के लोग कुछ कह रहे हो तो बंदा सह जाता है, जब अपने गले को आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब का मिल जाना, उस्मान बुज़दार साहब को डी सीट करने की बातें, उस्मान बुज़दार साहब का इस्लामाबाद पहुंचना, वजीर आजम साहब को इस्तीफे की पेशकश करना, वजीर आजम साहब का कहना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। अब क्या लाहे अमल होगा जब अपने गले को आ रहे हैं रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से? अनिका साहब, गुजारिश है कि ये मामला तो काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे। जहाँ तक जहांगीर खान तरीन साहब का तल्लुक़ है, अब अलीम खान पुराने दोस्त हैं आपस में, तो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात तो कुछ ढकी छुपी नहीं है, और इसका इदराक और एहसास इमरान खान साहब को मौजूद है। और अगर छोटी मोटी नाराज़गी है, दोस्तों में होती रहती है, वो आज तक पार्टी छोड़कर बाहर नहीं गए, अभी तक पार्टी के अंदर मौजूद हैं और वो पार्टी में ही रहना चाहते हैं। जहाँ तक उनके कुछ खदशात या मामलात का तल्लुक़ है, तो बिल्कुल उनको कंसीडर किया जाएगा, और मैं पूरी तवक्को रखता हूँ कि जनाब इमरान खान और जनाब जहांगीर तरीन के दरमियान जैसे ही मुलाकात होती है, मामला सुलझ जाएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इससे कोई ये नहीं हो सकता कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो साथी हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सारे दोस्त ही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर आए हैं। तो मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए दुश्वारी, परेशानी या कोई इंतकाम या कोई नुकसान पहुंचाने का वो तस्वर भी नहीं कर सकते। वो जमात के साथ खड़े हैं, जमात के साथ ही होंगे। अदम एतमाद की तरीक में वो इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, हमें पूरा एतमाद है। लेकिन रियाज फतेहाना साहब, माजरत के साथ, ये जो नाराजगी है, ये जो तलखियां हैं, ये जो दूरियां हैं प्राइम मिनिस्टर में और जहांगीर खान तरीन साहब में, एंड वी ऑल नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब ने जितवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। ये तलखियां तो बड़े दूर, बहुत अरसे से चल रही हैं, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो वाला काम किया कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, और वो हमारे साथी हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन्होंने आज तक इमरान खान को छोड़ने का ऐलान नहीं किया,
ना इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है, और गिले शिकवे नाराज़गी घरों में भी हो जाती है। और मैंने पहले कहा कि उनकी बड़ी खिदमात हैं पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में और पिछले इलेक्शन में और हुकूमत फॉर्मेशन में, तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि इनके दरमियान जो गलतफहमियाँ थोड़ी बहुत रही हैं या हैं, जल्द बतदरीज दूर हो जाएंगी और फिर एक पेज पर होंगे ये सारे। और उससे मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान का कद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि अगर आप पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो मेरा ख्याल इससे पार्टी को भी फ़ायदा है और मुल्क और कौम को भी फ़ायदा है। असल बात तो कौम की है ना, इस मुल्क और पाकिस्तान को एक दियानतदार, एक महब वतन, एक मुस्बत और तरक्की पसंद सोच जैसी क़यादत की ज़रूरत है। और यही वजह है कि तमाम तर मुश्किलात कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई और कोल्ड वार एक नई स्टार्ट हुई है सोवियत यूनियन के फाल के बाद, नए सिरे से कई सालों के बाद। इन हालात में पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और मुल्क की मैशत 5.4% GDP के साथ बढ़ना और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए फलाई रियासत की सूरत हाल, इकॉनमी को मजबूत करना और एक ज़बरदस्त पैकेज गरीब गुरबत के ख़ात्मा के लिए, तो इसमें तसलसल की ज़रूरत है। इस मौके पे जबकि OIC की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है वज़राए ख़ारजा की, क्या मैसेज आएगा जब वो देखेंगे कि हमारे सामने जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बैठे हुए हैं वो पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो क्या फ़ैसले होंगे। यही तो मौका था कि दूसरी मरतबा लगातार चंद हफ्तों के फ़र्क के बाद हमारी दूसरी OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। इससे दुनिया में पाकिस्तान 55 मुसलमान मुल्कों को लीड करने की पोजीशन में आ गया है, क्योंकि एटमी ताकत हम अकेले ही हैं और इंटरनेशनल सतह पे हमारी पजीराई पहले से बेहतर हुई है। कई इंटरनेशनल मामलात में हमने मदाखलत की है, जिसमें ईरान और राइट। फतियाना साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन मैंने अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि क्या मैसेज जाएगा। उधर से OIC के लीडरान आ रहे होंगे, इधर से यहाँ जो है वो एहतजाज और नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है कंप्लीट अपने उरूज के ऊपर होगी। तो पूछ ही लेते हैं क्या मैसेज जाएगा, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर खान तरीन ग्रुप एंड अलीम खान साहब की। हमारे साथ सईद अकबर नवानी साहब भी मौजूद हैं, जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक बड़े अहम रुकन हैं। और पिछली बार भी जब मसाइल हुए थे तो नवानी साहब ने बड़े तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ें हैंडल की थी। नवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। उससे पहले आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। सईद अकबर नवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन रहे जहांगीर खान तरीन साहब, एक बड़े कलीदी किरदार अदा करते रहे इंतखाबात में PTI को इख्तदार की कुर्सियों और ऐवानों तक लेकर आने के लिए। अभी क्या जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, अगर इन केस जिस तरीके से वजीर आजम साहब ने रेजिग्नेशन की ऑफर बुज़दार साहब की रिजेक्ट कर दी है, तब भी क्या JKT ग्रुप और अलीम खान साहब साथ रहेंगे वजीर आजम साहब के, या कुछ राहें जुदा करने के बारे में सोचा जा रहा है? मैडम, मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब के कोई इस तरह के खूबसूरत रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा। और मुझे इल्म है कि उनकी तो आपस में कोई मेल मिलाप और टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है जब से उनके ऊपर FIRs हुई हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन के दिल में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मैं हमेशा देखता रहा हूँ और आज तक देखता हूँ। लेकिन अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब हॉस्पिटलाइज हैं, उनके साथ उस तरह का राब्ता नहीं होता जिस तरह आम आदमी से होता है, तो मैं अब इस बात पे उनकी तरफ से कोई बात ऐसी कर नहीं सकता कि, और मुझे नहीं लगता कि आप उनके इस तरह के हालात हैं जिस तरह के जो आप फरमा रही हैं। राइट। अच्छा नवानी साहब, क्या इरादा लगता है, क्योंकि मुलाकातें बड़ी पिछले 2 दिन के अंदर हुई हैं, अलीम खान साहब की प्रेस टॉक भी हुई है, आपके और आपके साथ, आप और आपके साथी अब किस तरफ जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ऑपोजिशन भी बहुत अरसे से ये कह रही है कि हमारे पास बहुत सारे अराकीन आने की कोशिशें कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, अगले इंतखाबात के हवाले से भी अब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर नंबर पूरा होगा। क्या आप और आपके साथियों में से कोई ऐसा है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन का साथ देने
का सोच रहा है या एटलीस्ट इरादा कर रहा है? मैडम, मैं कल जो हमारा इजलास हुआ और हमने जो डिस्कशन की, हमने पहले अपने ग्रुप को इंटरेक्ट किया और उनको ये दोस्तों की, लोगों, काफी एमपीएस की ये ख्वाहिश थी कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हों। तो हमने ये फैसला किया कि जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं हम उनको वेलकम करेंगे, जिसकी बुनियाद पे अलीम खान भी उसी जो हमारी पॉलिसी थी उसके तहत वो आए और उनको हमने वेलकम किया। तो कल मैं, क्योंकि आज सुबह मेरे कोई यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी अपने डिस्ट्रिक्ट बखर में और वो अब पहले के जलसे रखे हुए थे, तो मुझे अचानक आना पड़ा बखर। तो मैं सुबह आ गया। कल के इजलास में तो हमने यही फैसला किया कि हम एक कमेटी बनाई और कमेटी जो है वो बातचीत करके अपना लाहे अमल देगी। तो आज मैं जहाँ लाहौर में गैर हाजिर रहा, तो आज का कोई मीटिंग अगर हुई है तो उससे अभी, क्योंकि मैं अभी फारिग हुआ हूँ जलसे से, तो अभी मेरी बात किसी दोस्त से हो नहीं पाई। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। नवानी साहब, बस क्विकली मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो कल लाहे अमल तय हुआ और आपने फरमाया कि कमेटी फिर अपना आगे का लाहे अमल बताएगी कि इस ग्रुप ने करना क्या है, ये लाहे अमल कब तक हमारे सामने आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी तवक्कुआत क्या है? ये लाहे अमल मैडम, ये अब तो इतनी फास्ट गेम हो गई है कि इसमें तो लम्हा मलम्हा बात हो सकती है। और मैं भी इस पोजीशन में होता, अगर मैं लाहौर होता, तो मैं आपको अभी कोई ना कोई क्लियर बात बता सकता था। लेकिन आज मैं सारा दिन अपने इस एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी की लोकल में मसरूफ रहा, तो मेरा किसी से राब्ता नहीं हो पाया और मैं अभी फारिग हुआ हूँ। तो मैं कोई आपसे डेफिनेट बात करने के पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो वहाँ मौजूद नहीं हूँ। तो मैं कल आके फिर आपसे आई अंडरस्टैंड। नवानी साहब, हम आपसे कल भी सवाल यही वाला पूछेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ ही रहिएगा। मैं कल आपके पूछने से पहले मैं खुद ही बता दूंगा अगर आपको ठीक है, चले, उससे पहले कुछ हो सकता है, मतलब शायद ना पड़े। आपने धक्के चुपे अल्फाज में ये बता दिए कि मतलब मेरे शो के वक्त से पहले कुछ हो सकता है। मतलब आप देख रही हैं ना, आज अदम एतमाद की तहरीक आ गई नेशनल असेंबली में। आपसे मैं सुन रहा हूँ कि बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये सारी एक्टिविटीज हैं ना जो लम्हा हो रही हैं। राइट। अच्छा, आसिफ किरमानी साहब, थोड़ी देर पहले रियाज फतेहाना साहब कह रहे थे कि क्या मैसेज जाएगा, कितना बुरा लगेगा कि इतने सारे ममालिक के डिग्नेटरीज आए हो और यहाँ जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो उनको रिसीव कर रहा हो, जो तमाम मामलात को देख रहा हो, उसका अपना ओहदा, उसका अपनी कुर्सी एम्बिगुअस हो। मैं रियाज फतेहाना साहब का और निवानी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, चूँकि उसकी कई वजूहात हैं कि एक तो ये ख़ानदानी लोग हैं और उन्होंने हमेशा सियासत जो है वो इज़्ज़त की खातिर की है। ये मेरे आंखों के सामने के वाक़यात हैं। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए जो ये OIC का इजलास है, ये तो बहुत और भी जगह हैं इस्लामाबाद में, मसलन कन्वेंशन सेंटर है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ बुलाया जा सकता है और किसी अच्छे 5 स्टार होटल में भी रखा जा सकता है। असल चीज़ ये है कि हुकूमत को सोचने की जो उसकी अब लम्हा है उसके लिए, और उसके लिए जो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वजह हुई कि वो लोग, जैसे निवानी साहब हैं, इनके ग्रुप के लोग हैं, जैसे ख़ुद उन्होंने फरमाया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बड़ी खिदमत, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बेशक PMLN में हूँ, लेकिन हमने देखा कि जहांगीर तरीन ने, निवानी साहब ने और लोगों ने दिन रात एक किया इस जमात के लिए। आज क्या वजह बनी कि उनको भी शिकायत पैदा हो गई? और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये सारे सीजन लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। क्या वजह हुई, इनको प्रॉपर एहतराम क्यों नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज इनको इस नौबत पर आना पड़ा? रह गई जहाँ अदम एतमाद की बात, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी अपोजिशन के जिन इत्तेहादियों से और PTI के अंदर से लोगों से जो रवाबित हैं, वो हर शख्स अब एक को एहसास हो चुका है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो डिलीवर नहीं कर सके, फिर कुछ ऐसे लोगों के निर्गे में वो आगे हुए हैं जो उनके पता नहीं किस किस्म के एडवाइजर्स हैं। हाल ही में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी उनको वार्न किया
कि आप अपने मुशीरों से जरा बचें, राइट, ये आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, लेकिन वो उधर ध्यान नहीं देते। और उससे क्या नतीजा निकला कि आज पीटीआई जौन सी है वो वर्स्ट अपनी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। राइट, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी जी शऊर पाकिस्तानी है, जो भी पाकिस्तान का अवाम का दर्द रखता है और जिसको नज़र आ रहा है कि अगर ये हुकूमत और मज़ीद रही तो ना सिर्फ घर में डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी हमें इसकी बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि आईएमएफ के हम शिकंजे में हैं, फेटेफ की तलवार हमारे पे लटक रही है, वर्ल्ड बैंक के उसके हम मकरूज हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुले जलसा आम में किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अनडिप्लोमेटिक। चलिए उन्होंने खत लिख दिया था एम्बेसडर्स ने, आप तो उसको कम से कम एक डिप्लोमेटिक मैनर में तरीके में हैंडल करते। आपने जहां पोजीशन पे जी जी, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊं डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर वापस आते हैं। और क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब 5 साल की बात, थोड़ी देर पहले रियाज फतेहाना साहब ने भी कहा कि 5 साल जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, जमहूरियत शुड कैरी ऑन। तो 5 साल इससे पहले धरना भी हुआ था, उसके बारे में क्या, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चैलेंजेस दरपेश है, इसके अंदर से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितनी हुकूमत पुरएतमाद नजर आ रही थी उतनी पुरएतमाद ऑपोजिशन भी है। कमर जमान कायरा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। कंसिडरिंग कि आज आप लोगों ने जो 27 फरवरी से ऑनवर्ड्स आज इस्लामाबाद पहुंचने तक जो पूरा लॉन्ग मार्च है वो बड़ी सक्सेसफुली कर ली, और उसके साथ ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मोशन की रिक्वेजिशन भी हो गई। कायरा साहब, बहुत सारे लोग ये खदशा उनको लग रहा है कि जैसे एक धरना शुरू हो जाएगा। हालांकि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम धरने पे नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद शहर इख्तदार की गलियों में ये खदशा पाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा है धरने का? देखिए, ये जो धरने का अभी ऐलान हुआ, जिससे कोई शुबा अगर आपको हुआ है जी, तो वो सिर्फ इतना है कि हमारा काफिला जब टी चौक से मुड़ा था, उसके टर्न होने के बाद वहां पे चेयरमैन साहब की गाड़ियां गुजरने के बाद उन्होंने काफिले को रोक दिया, और उसको रोकने के बाद हमारे साथियों ने फैसला किया कि हम अगर हमारे रास्ते बंद करेंगे हम धरना दे देंगे, हम फैजाबाद को ब्लॉक कर देंगे। वो खुल गया है, हमारे दोस्तों ने भी अपनी मेहनत करके पुलिस को पीछे हटा लिया है, इंतजामिया ने रास्ते भी खोल दिए हैं। हमारा कोई धरने का इरादा नहीं था। हाँ, अगर कोई रुकावट डालते तो बिल्कुल धरना देंगे, बिल देंगे, अदरवाइज हम पीसफुल तरीके से। देखिए, कराची से लेकर 10वां दिन है, कोई पत्थर टूटा है, कोई नुकसान हुआ है, कोई कुछ हुआ है। सो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम एक जमहूरी अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, लेकिन आप देख लें कि कोई इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ जहाँ से गुजरते हैं थोड़ी देर के लिए तो जरूर होती है कि रास्ते थोड़े बहुत ब्लॉक होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये क्योंकि काफिला है कि किसी एक जगह रुका हुआ तो नहीं है, जलसा तो नहीं है, लिहाजा वो चलता चला जाता है। राइट। अच्छा, इन 10 दिनों में आप समझते हैं कि आपके जो लॉन्ग मार्च का पर्पस था वो अचीव हो चुका है, स्पेशली आज ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आगे बढ़ाने के बाद? देखिए, हमारा जो मकसद था उसका पहला बेनिफिट तो उसी वक्त आ गया जब हम 27 को चले और 28 को वो हुकूमत, वो वजीर आजम, वो वजीर खजाना जो कह रहे थे सारी हुकूमत मिलकर कि हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, हम लोगों को तेल सस्ता, बिजली सस्ती, ये सामान नहीं दे सकते, लिहाजा उन्होंने एक दिन के बाद 27 को हम चले, 28 तारीख को हुकूमत ने तेल भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ती कर दी, कर्जे भी सूद के बगैर देने शुरू कर दिए। उसके बाद जनूबी पंजाब में दाखिल हुए तो जनूबी पंजाब का रेजोल्यूशन का वादा भी कर दिया गया, 500 अरब रुपए का वादा भी कर दिया गया। तो लोगों को सबरात के हवाले से तो उसके सबरात पहुंच गए। अब तो यह है कि जो सड़कों पे हिद्दत है वो ऐवानों के अंदर भी महसूस होनी होगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे उसके सबरात भी आएंगे, ये हुकूमत जो है ये घर जाएगी और फिर किसी यानी कानून को बेहतर करके और इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कराया जाएगा।
जो कानून बेहतरी की तरफ बनाए जाएंगे वो इत्तेफाक राय से बनेंगे, वो हम इनकी तरह बुलडोज करते हुए नहीं बनाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा आसिफ किरमानी साहब, क्या मार्च के इख्तिताम तक या आप लोगों की ही मार्च तक, जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की होनी है, तब तक वजीर आजम रहेंगे आपकी नजर में? पहले तो मैं मोहतरम कायरा साहब को एक इंतहाई कामयाब लॉन्ग मार्च के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने सारा ये देखा है और जिस तरह लोगों को मोबिलाइज किया गया है और इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। तो मेरा तो ये ख्याल है जी कि हो सकता है, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि चूँकि अब अदम एतमाद की रिक्विजिशन डाल दी गई है माफ़ी चाहता, तो इसमें अब जो स्पीकर साहब का काम है कि इसको 14 डेज के अंदर उन्होंने बुलाना है इजलास, और अनफॉर्चुनेटली वो कंसाइड्स कर रही हैं डेट, लेकिन उससे पहले भी वो बुला सकते हैं। और हो सकता है कि मेरा ख्याल है शायद महंगाई मार्च की नौबत ही ना है, उससे पहले हुकूमत की छुट्टी हो जाए जी। मैं तो इट कैन ऑल्सो हैपन, ये कोई ऐसी कोई नहीं होगी बात। तो 23 मार्च से तो पहले ही, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हो सकता है हुकूमत की छुट्टी हो जाए। ये डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने एक बड़े इंटरेस्टिंग हिंट दे दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। कमर जमा कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। रियाज फतियाना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद अकबर नवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कल क्या होता है, क्योंकि इतनी फ्लूइड सूरत हाल है, किसी भी तरीके से कुछ प्रिडिक्ट करना नामुमकिनात में से हो चुका है। इसी कल की बात हम कल करेंगे। अनीका निसार को तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।